आपके कोई परिचित हो, जरा पूछना अमेरिका की नागरिकता लेने में कितना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। आप पता करिए जर्मन में कैसे मिलती है, कनाडा में कैसे मिलती है, बाकी तो छोड़ दीजिए, अबू धाबी में कैसे मिलती है, दुबई में कैसे मिलती है, पता करिए। हमारे यहां अंट बंट संट, वो भारत को माने चाहे ना माने, भारतीय परंपरा को माने चाहे ना माने, भारतीय दर्शन को माने चाहे ना माने, एक बार घुस जाए उसके बाद यहां बच्चा पैदा करते हो गया नागरिक। इस 1955 में बने जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको कूड़े के डब्बे में फेंकने की जरूरत है और भारत की नागरिकता को परिभाषित करने की जरूरत है। इसलिए समान नागरिक संहिता से पहले समान नागरिकता संहिता की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड की जरूरत है। पहले नागरिकता पर डिफाइन हो, पहले नागरिकता क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर समान नागरिक संहिता है। अब समान नागरिक संहिता पे ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि जो उसके लाभार्थी मुझे यहां कोई दिख ही नहीं रहे, और जिनको कोई फायदा नहीं, वो सारे हाल में बैठे हुए। फिर भी बता देता हूं, जिनको यूसीसी से फायदा होना है, मुझे हाल में कोई नजर नहीं आ रहा। कोई ऐसा हो जिसको मैं नहीं पहचान पा रहा हूं तो अलग बात है, लेकिन वास्तव में मुझे कोई दिख नहीं रहा यहां से कोई लाभार्थी। मेरे हिसाब से कॉमन सिविल कोड या वन नेशन वन सिविल कोड से इस हाल में बैठे हुए लोगों को कोई फायदा नहीं। न जैन को फायदा, न बौद्ध को फायदा, न सिख को फायदा, न हिंदू को फायदा। जो लोग हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं उनको कॉमन सिविल कोड से कोई फायदा नहीं। और जो कॉमन सिविल कोड के बारे में इतना मिथ है कि समझाना, ये करना, वो करना, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसान से सीखना पड़ेगा। किसान क्या करता है? सीधे सीधे फसल के बीज नहीं बोता, पहले जुताई, फिर बुड़ाई, फिर निराई, फिर खरपतवार की सफाई, फिर थोड़ा बचा तो पेस्टिसाइड डाल दिया। जब सब खेत तैयार होता है तब उसमें बीज डालता है। सबसे पहले जो पॉलिटिकल खरपतवार हैं, जातियों के नाम पे पैदा हो गए हैं, भाषाओं के नाम पे पैदा हो गए हैं, क्षेत्र के नाम पे पैदा हो गए हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, वो जाति का जहर घोल रहे हैं। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो। बस एक काम करना है, केवल भारत का जुडिशल सिस्टम अच्छा कर दीजिए, ना आपकी संसद ठप होगी, ना सड़क पर कोई हंगामा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, हंगामा करने वाले सारे के सारे आपको तिहाड़ में नजर आएंगे। और इसका मैं जो बोलता हूं ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बताता हूं। मैंने 2016 में पीआईएल फाइल किया कि सांसद विधायक माननीय है, इनको हर जगह विशिष्ट दर्जा मिलता है, तो इनको अदालतों में भी विशिष्ट दर्जा दिया जाए। इनके लिए स्पेशल एमएलए एमपी कोड बनाया जाए। गगोई साहब के यहां मैटर लगा, 2016 की बात बता रहा हूं। 2017 में गगोई साहब ने ऑर्डर कर दिया पूरे देश में एमएलए एमपी कोड बनेगी। 1 साल लगा पूरा प्रोसेस होने में, मुकदमा ट्रांसफर करने में, क्योंकि मुकदमे अलग अलग चल रहे थे। 2018 में एमएलए एमपी कोड फंक्शनल हो गई और सबके मुकदमे एमएलए एमपी कोड में ट्रांसफर हो गए। 225 वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों को सजा हो चुकी है पिछले 5 साल में। 225। राहुल गांधी, आजम खां, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि कभी इनको सजा होगी, ऐसे 225 लोगों को सजा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड करना है। ये माननीय है, इनको विशेष दर्जा देना है, इनका विशेष ध्यान रखना है। 225। अब आप सोचिए, एक छोटे से प्रयास से 225 की सदस्यता चली गई। अगर 10-20 हजार करोड़ रुपए खर्च करके भारत की न्यायिक व्यवस्था को सुधार दिया जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जितना पॉलिटिकल पोल्यूशन है ना, खत्म हो जाए। राजनीतिक जो प्रदूषण है, इसको खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका, और इसका एक एग्जांपल आपको और बता देता हूं। बहुत सारे लोग तो चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। राय साहब कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, उनके खिलाफ 23 साल पहले बनारस की कोर्ट में एक मुकदमा हुआ था, लेकिन आराम से चल रहा था। 23 साल हो गया, कभी वारंट भी नहीं इशू हुआ। भाई पॉलिटिशियन है, बड़े लोग हैं, कैसे इशू होगा। अभी कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। जैसे राज्यसभा में गए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया।
और 2 बार अपीयर नहीं हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1 साल के अंदर डिसाइड करो, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया है। 2019 में मैं कम से कम 5-7 लोगों को जानता हूं जिनको पॉलिटिकल पार्टियों ने टिकट तय कर दिया था, उन्होंने खरीद भी लिया था टिकट, स्थान भी तय हो गया था, उन्होंने जब वो पूरी तैयारी किए तो किसी अपने विशेष मित्र, अधिवक्ता मित्र से मिले होंगे कि भाई हमारा टिकट कंफर्म हो गया, तो लो तैयारी करते हैं। बोला साहब हम आपका केस कई साल से लड़ रहे हैं, आप ये गलती मत करना, सेवा करो लेकिन लोकसभा विधानसभा में मत जाओ। बोले क्यों? बोले 40 मुकदमे हैं, आराम से 20 साल से चल रहा है, ऐसे आगे भी चलता रहेगा, 20-30 साल और चलेगा, माहौल अच्छा है, जीत जाओगे, मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाएगा, 40 में 4 में सजा हो ही जाएगी। भारत में अगर कोई समस्या है और अगर वो चीन में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है या किसी और देश में नहीं है, तो इसका मतलब समस्या लाइलाज नहीं है। जो भारत में बीमारी अगर वो चीन में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, तो इसका मतलब हमारी दवा घटिया है। बड़ी सीधी सी बात, हमारा कानून घटिया है, हमारी पुलिस व्यवस्था घटिया, हमारी न्यायिक व्यवस्था घटिया है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था घटिया, हमारे पास पुलिस चार्टर नहीं है, हमारे पास जुडिशियल चार्टर नहीं है, हमारे पास सिटीजन चार्टर नहीं है। केवल इतना कर दिया जाए, अभी देखिए बल्ले बल्ले। अब विषय आया कॉमन सिविल कोड। जब से प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक परिवार में 2 कानून नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी पीआईएल कॉमन सिविल कोड की चल रही है, तो मुझे चैनलों पे बुलाया गया विशेष रूप से। एक सज्जन बोले साहब क्या बात कर रहे हो, हमारा कपड़ा अलग अलग है, ये कॉमन सिविल कोड कैसे आ सकता है? हमने कहा भाई ये कॉमन ड्रेस कोड नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? कॉमन, जोर से बोले जरा। एक बोला हमारी आइडेंटिटी अलग अलग है, हमारी अलग पहचान, इनकी अलग पहचान। हमने कहा ये कॉमन आइडेंटिटी कोड भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? कॉमन। एक बोला हमारा खान पान अलग है, हमारा कॉमन फूड कोड भी नहीं आ रहा, हमारी भाषा अलग है, हमने कहा कॉमन लैंग्वेज कोड भी नहीं आ रहा है, हमारी पूजा पद्धति अलग है, हमने कहा कॉमन प्रेयर कोड भी नहीं आ रहा है, हमारा रिलीजन अलग है, हमने कहा कॉमन रिलीजियस कोड भी नहीं आ रहा। फिर सब फेल हो गया। अच्छा वो ट्राइबल का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का क्या होगा, उनका कल्चर अलग है। मैंने कहा ये कॉमन कल्चर कोड भी नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है? कॉमन। अरे 10 चीजें होनी है जिसका ये कल्चर, फूड, कपड़ा, रोटी, मकान से कोई लेना देना नहीं। आप लोग गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म, उसको देख लीजिए। सिखों के 5 प्रमुख धार्मिक, उनकी जो आइडेंटिटी क्या है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ जैनिज्म कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ हिंदुज्म कर लीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ है ही नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब ये बताइए, लड़के लड़की की शादी की उम्र अगर 1 साल हो, एक बराबर हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत है क्या? है कोई दिक्कत? क्योंकि हिंदुओं की पहले से डिफाइन है 18 साल, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में जिसकी नहीं डिफाइन है, जिसकी 9 साल है, तो फायदा किसको हुआ? हमारी मुस्लिम बेटियों को। शादी विवाह की उम्र समान होगी, फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। आप रजिस्ट्रार कोर्ट में जाकर देख लीजिए, सबसे कम रजिस्टर मुस्लिम बेटियों का होता है शादी का। कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए एक समान हो जाएगा, यानी मौखिक तलाक बंद हो जाएंगे, एक तरफा तलाक बंद हो जाएंगे। ये तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये 4 तरीके का तलाक और चल रहा है। ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, तलाके बिद्दत, लेकिन 4 और चल रहा है, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। ये चारों भी ईमेल से होता है, व्हाट्सएप से होता है, कुरियर से होता है, स्पीड पोस्ट से होता है, सब तरीके से होता है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा, नपुंसकता के आधार पे होगा तो सबका होगा, बाजपन के आधार पे होगा सबका होगा, कोड होने पे होगा तो सबका होगा, जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा। तो इसमें हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को क्या फायदा? कुछ नहीं, पहले से डिसाइडेड है, पहले से कोर्ट के थ्रू ही डिवोर्स होना है। फायदा किसको हुआ? जहां चिट्ठियों से चल रहा है। और मैं आपको दिल्ली की बात बताता हूं, आप लोग गूगल करिएगा, बेनजीर हिना, उसका केस मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं। बेनजीर हिना रिपब्लिक चैनल में पत्रकार है, उसके हस्बैंड एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं परिचय इसलिए बता दिया जिससे आपको पता चल जाए कि कोई काला हांडी या मुर्शिदाबाद या पिछड़े एरिया की बात नहीं है।
पढ़े लिखे की बात है।